वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स के जो लैब क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला लैब क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एटीपी इज अ मॉलिक्यूल दैट इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, यानी एटीपी की वजाहत करें और जो एटीपी मॉलिक्यूल की वजाहत करें जो कि तमाम सेल्स को, तमाम हुलियों को एनर्जी करेंसी का जो मास्टर होता है ना, यानी यही जो एक मॉलिक्यूल है वो इन तमाम हुलियों के लिए एक एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो उसकी बारे में वजाहत करें तो मूव करते हैं पेज नंबर 120 एंड 121। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन पहले इसका आंसर बता दूं आप शुरू से लेकर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज के इधर तक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज के एंड तक, इधर तक इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब मैं जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के लिए। ठीक है, चलिए, यानी जो सेल्स यानी जो हुलिये होती हैं वो एटीपी, वो एक स्पेशल एनर्जी करेंसी इस्तेमाल करती है अपने रिएक्शंस को करने के लिए। देखिए, रिएक्शंस करने हो तो क्या करना है, एनर्जी ऑब्जर्व होती है, वो एनर्जी को और वो अपने रिएक्शन करने के लिए एक एनर्जी करेंसी बनाती है। ठीक है, जिस एनर्जी इस न्यूक्लियोटाइड, ये जो एनर्जी होती है ये न्यूक्लियोटाइड होती है कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यानी एटीपी। इसका सेल को एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। लेकिन जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी को तोड़ता है। एटीपी मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट है, 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल है? 3 फास्फेट के बॉन्ड पर, राइबोस पर और एडेनाइन पर। ठीक है, ये इसकी मेन क्या है, स्ट्रक्चर है, 3 फास्फेट ग्रुप्स पर, और इनके दरमियान जो है स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अब देखिए, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, एएमपी क्या है। देखिए, एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एएमपी है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यानी जो एटीपी है, एटीपी क्या है, एटीपी जो पीपी का बार है फास्फेट का। देखिए, एडिनोसाइन एंड फास्फेट, ट्राई का मतलब होता है थर्ड जो फास्फेट है, डाई का मतलब होता है सेकंड फास्फेट, मोनो का मतलब होता है 1 फास्फेट। ये पहला फास्फेट हो गया, ये पहला फास्फेट है मोनो, ये डाई सेकंड फास्फेट है, ट्राई सेकंड थर्ड फास्फेट है। ठीक है, इधर इसीलिए लिखा हुआ है ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाइज करते हैं, यानी एटीपी के मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना 2 फास्फेट में, जब वो टूटता है तो एक पीआई रिलीज होता है, एक इनऑर्गेनिक क्या रिलीज होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होता है। जब इनमें से एक बॉन्ड टूटता है तो इनऑर्गेनिक बॉन्ड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी अब इधर से थोड़ा करते हैं कि यानी ये 3 पीआई है, सॉरी 3 फास्फेट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट नहीं, फास्फेट है। अब देखिए, 3 फास्फेट के दरमियान 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, 3 फास्फेट के दरमियान 2 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रांग और हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड टूटेगा ना तो फिर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा, और जब इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड टूटेगा फिर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा। यानी जब एक बॉन्ड टूटेगा ना फास्फेट के दरमियान तो ही क्या रिलीज होगा, तो इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होगा। यानी जब एक फास्फेट बॉन्ड टूटता है ना तो 7300 कैलोरीज पर मोल एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, ठीक है, और कम एनर्जी रिएक्शन में सिर्फ जो आउटर पीपी होता है ना वो हाई एनर्जी ब्रेक होता है। जब ये होता है तो एटीपी डीपी बन जाता है। यानी जब जो 2 एटम 2 फास्फेट के दरमियान एक बॉन्ड टूटता है तो फिर एटीपी रिलीज होता है, लेकिन जब ये होता है तो फिर एडीपी बन जाता है। एडीपी के दरमियान और एएमपी के दरमियान जब एक बॉन्ड टूटता है तो फिर एक पीआई रिलीज होता है। ठीक है, और फिर भी 7300 कैलोरीज जो एनर्जी है पर मोल एनर्जी है वो रिलीज होती है। मतलब ये कि जब ये हमारे पास पी है, इधर भी एक बॉन्ड है, ये पी है, इधर भी एक बॉन्ड है। ठीक है, जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, इधर एटीपी था, इधर एडीपी है, इधर एएमपी है। जब एक बॉन्ड टूटा, जब इन दोनों के
एक बार टूटा तो एक क्या रिलीज हुआ, पी आई रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज, सॉरी फास्ट फूड रिलीज हुआ, तो एटीपी ये बजाय एडीपी ये बन गया। जब एडीपी और एएमपी के दरमियान वाला जो और इन दोनों फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड टूटा, फिर भी एक पीआई रिलीज हुआ, ठीक है, और फिर एडीपी से एएमपी बन गया। और जब भी दोनों बांड टूटे तो एनर्जी एक जैसी रिलीज हुई, यानी 7300 कैलोरीज पर मोल एटीपी रिलीज हुई एनर्जी, ठीक है। चलिए, और इधर जो दूसरा बांड टूटा तो 7300 कैलोरीज पर मोल एटीपी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और सेल एनर्जी हासिल करता है ऑक्सीडेशन, फूड को ऑक्साइड करके, फूड को टुकड़े टुकड़े करके सेल एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। और उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है तो एटीपी बनाता है, और जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी टूट जाता है, यही वहां लिखा हुआ है। सो ये रिजल्ट निकला, ये समराइज हो गया, ये वाज़ा हो गया कि जब सेल ने एनर्जी रिलीज करनी होती है इस अमल में एटीपी बनता है, जब सेल ने एनर्जी क्या करनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है, तो इस अमल में एटीपी टूटता है, ठीक है। इस तरीके से एटीपी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दरमियान, ठीक है, क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये हमारे पास हो गया मुकम्मल फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं अपनी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, के उन प्रोसेसेस को आउटलाइन करें, उन अमल को जो कि फोटोसिंथेसिस में होती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 121, 122 और 123 पर है। तो मूव करते हैं इन फॉलोइंग पेजेस पर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इधर से स्टार्ट होता है, और जो हमारे पास सेकंड पेज है यानी पेज नंबर 123 इधर तक स्टॉप होता है। अब मैं जरा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के लिए, क्लियर होने के लिए इसको दोबारा जो है रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए सोचो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि एल्गी है, प्लांट है, और कुछ प्रोटिस्टा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा भी जो है ना ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि देखिए फंगस लाइक प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉफ होता है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉफ होता है, लेकिन जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉफ होता है। उसका सेल वाला एटीपी से बना तो ऑटोट्रॉफ होता है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। यानी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है उसमें सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, फोटोसिंथेसिस की होती है, जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है। ये जो है ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, ये अपनी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है अपनी ऑर्गेनिक फूड तैयार करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे दूसरे मॉलिक्यूल जैसा कि प्रोटीन और लिपिड में भी कन्वर्टेड किया जा सकता है। अब फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं, मैं जो ये पढ़ूंगी वो भी यही सब कुछ वही भी है, ठीक है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और वाटर है वो मिलता है, वो लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का। जो मैकेनिज्म है ना फोटोसिंथेसिस का, वो दो मरहलों में तकसीम है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में होता है, और डार्क रिएक्शन में होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। अब हम इनको पढ़ते हैं, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को। यानी लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बनाता है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है एटीपी और एनएडीपीएच को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो फॉलोइंग समरी है ये दी गई है, हम इनको पढ़ती है। हम इनमें सारा अमल पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो एनएडीपी बनता है और कैसे एनएडीपीएच बनता है और एटीपी बनता है, एनर्जी को इस्तेमाल करती कौन सा इसका अमल होता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, जो यहाँ लिखा हुआ है ना समरी, जो हमें समझाने के लिए लिखी हुई है, इसमें क्या अमल होता है वो डायग्राम में सब कुछ है। तो अब हम मुकर एक डायग्राम समझ लेते हैं। पहले नंबर पर क्या था कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पर जब लाइट पड़ी तो दो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए। हाई ये एनर्जी लेवल है, यानी ये हाई एनर्जी हो गई ना, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए। फिर इनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल से रिलीज कर दिया गया, ठीक है। जब इनको क्लोरोफिल से रिलीज कर दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। देखिए ये एनर्जी लेवल हाई है, ये एनर्जी लेवल लो है। देखिए हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल तक गुजरेगी ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो इनकी एनर्जी दरमियान में रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो है एटीपी की सिंथेसाइज, एटीपी की तरकीब एटीपी को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या होगा, अब देखिए लाइट है ना, लाइट इसमें वाटर के मॉलिक्यूल, ये जो वाटर है ये वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, ठीक है। लाइट वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी। फिर क्या होगा, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देगी तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इसमें से रिलीज हो जाएगा। जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर जो H2O है ना यानी हाइड्रोजन है वो अपना आयन देगा, किसको देगा, क्लोरोफिल को देगा। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो क्या हो, लाइट ने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये देखें O2 है ना, O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया गया। इधर रिलीज भी लिखा हो O2 यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है ना वो रिलीज हो गए। इधर ये आपने इधर तीर लगा ना, इसको मतलब है इधर से इधर आ रहा है, इधर दिया गया है। तो H2O था ना, H2O था, उसने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी क्लोरोफिल के दे दिए और हाइड्रोजन आयन बन गया। जब ये हाइड्रोजन आयन बना, दूसरी तरफ क्या था, जो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे थे, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ मिलकर NADP से NADPH रिलीज कर दिया। ये है मेन कंसेप्ट हमारे पास लाइट रिएक्शन का। अब मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ जो हमारा डार्क रिएक्शन है। ठीक है, इस फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, खारिज होती है ग्लूकोज बनाने के लिए। इसकी डिटेल है ना जो मैनुअल कैल्विन ने डिस्कवर की। हम जो फॉलोइंग समरी पढ़ेंगे तो उसका प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे कि कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। चलिए हम अब इससे डायग्राम से समझते हैं। हम समझ सकते हैं जो पैराग्राफ समरी लिखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि हम जो डायग्राम से समझेंगे आपको अच्छी तरह समझ आएगी। चलिए, पहले लेवल पर 3 मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, जब इनके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिले ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो क्या बना, 3 मॉलिक्यूल बन रहे, लेकिन इनमें एक में 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। जब ये एक में 6 कार्बन कंपाउंड बन गए, ये स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो ये 3 में स्प्लिट हो गए। फिर क्या बना, 6 मॉलिक्यूल बने। एक जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 कार्बन कंपाउंड थे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ATP के साथ मिलकर NADPH के साथ मिलकर क्या रिलीज हुआ, ग्लूकोज रिलीज हुआ। और क्या हुआ, जब ग्लूकोज रिलीज हुआ ना, एक जो है ना, एक को खारिज कर दिया गया। फिर ये 5 है ना, 5 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल रह गए और हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कंपाउंड रिमेन रह गए। ठीक है, ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट। इस साइकिल को हम मैलन-कैलन साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ती है, राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट। एक नोट लिखें कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो प्लांट में दाखिल होता है, इनटेक में दाखिल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, इस चैप्टर में इस चीज का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, वो अगला चैप्टर है ना जो प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें ये आंसर बन सकता है। ठीक है, मैंने रीड किया अगला चैप्टर, तो उसमें ये आंसर जो है ना, उसमें शायद ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये जो आंसर है इसका कॉपी पर बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको ना करें, बल्कि आप कर लें, लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये इसको पूरे चैप्टर में नहीं है इसका। अब हम मूव करते हैं स्क्रीन पर, आप वहां इसका आंसर पढ़ सकते हैं। तो सर ये हमारे पास स्क्रीन आ गई, इस पर इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है। ठीक है, इधर क्वेश्चन आंसर आएगा क्वेश्चन का। देखिए इधर थोड़ा सा स्टार्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इधर क्वेश्चन है ना, वो है राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट। चलिए सर इस क्वेश्चन का आंसर रीड करते हैं। यानी प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर द प्लांट थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कैसे एंटर होता है हमारे पास, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटा के ओपन होने से दाखिल होता है एक प्लांट में। फाउंड मैनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, जो है ना स्टोमेटा पत्ते के निचले हिस्से में पाया जाता है। एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, उसमें पाया जाता है। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल होते हैं ना, वो स्टोमेटा को क्लोज होने और ओपन होने पर काबू पाती है। स्टोमेटा के ओपन होने, खुलने या बंद होने पर क्या पाते, काबू पाती है। ठीक है, अलोइंग द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ, जो कि उन्हें अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लीव करने की इजाजत देते हैं। वाटर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा को कैसे दाखिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे दाखिल होता है, ये स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर
हैं पत्ते में, उसके जरिए इसमें दाखिल होती है और ये पत्ते के निचले हिस्से में पाया जाता है। गार्ड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग पर काबू पाती है और ये उन्हें अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑब्जर्व करने, अंदर दाखिल करने जो है उसमें मदद देती है। अब वाटर आता है, वाटर कैसे इसमें दाखिल होता है प्लांट में, ठीक है। रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सोइल, यानी जो जड़ें हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं सोइल से, मिट्टी से। जड़ें पानी को ऑब्जर्व करती है मिट्टी से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स की मदद से। यानी जो रूट है, रूट जड़ है, वो वाटर को ऑब्जर्व करती है, पानी को रूट की बाल होती है उनके जरिए से ऑब्जर्व करती है। रूट के बाल कौन से होते हैं? जड़ें होती हैं, जो जड़ें उनके साथ छोटी छोटी इस तरह छोटी छोटी जड़ें होती हैं, वो रूट हेयर्स होती हैं, उनके जरिए से प्लांट अपने अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। दिस वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम टिश्यू, ये जो वाटर है ना, वाटर ये अपवर्ड ऊपर दाखिल ऊपर होगा प्लांट में जाइलम वेसल्स के जरिए से, जाइलम टिश्यूज के जरिए से एंड रीच द लीफ, पत्ते तक पहुंचेगा वेयर इट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां ये फोटोसिंथेसिस के अमल में हिस्सा लेगा, ठीक है। दस स्टोमेटा हेल्प इन इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर दाखिल करने, जबकि रूट ऑब्जर्व वाटर, जो रूट है वो ऑब्जर्व करती है वाटर बोथ द एसेंशियल फॉर द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स आवर फूड, जो दोनों है वो प्लांट को अपनी आवर फूड प्रिपेयर करने में मदद देती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको शुरू से रिवाइज कर देती हूँ और मैं स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो स्क्रीन है इस पर मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लो, उसको समझ भी ले। यानी जो प्लांट है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं अपना पूरा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में कैसे दाखिल होता है? देखिए हमने ये तो सुना होगा, पत्ते में छोटी छोटी क्या होती है, सुराहें होती है पत्ते के निचले हिस्से में, वहां जब ये सुराहें ओपन होती हैं, खुलती हैं, यानी जो प्लांट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जो छोटे छोटे सुराहें होते हैं उनके स्टोमेटा के जरिए दाखिल होता है। ये जो स्टोमेटा है ये पत्ते के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी पत्ते की जो निचली साइड है ना उस पर पाया जाता है। ये जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग पर कंट्रोल करते हैं और ये उन्हें अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक दाखिल करने में भी मदद देते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। अब देखिए वाटर कैसे होता है। देखिए जो रूट है, रूट अपने हेयर्स बालों के जरिए से ना पानी को ऑब्जर्व करती है। ये वाटर जाइलम टी वेसल्स के जरिए से ना अपवर्ड होता है और फिर पत्तों तक पहुंच जाता है। जब पत्तों तक पहुंच जाता है तो फिर ये अपने जो फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें हिस्सा डालता है। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ये नीचे समरी दी गई है, 10 जो स्टोमेटा है, देखिए समरी दी गई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दाखिल होता है, वाटर कैसे दाखिल, ये नीचे जो लाइन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दाखिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ओपन होने से दाखिल होता है, जबकि जो रूट पानी है वो दाखिल होता है किससे, रूट हेयर के ऑब्जर्व करने से। तो जो दोनों है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो अहम किरदार अदा करती है फूड के बनने में, फोटोसिंथेसिस का अमल होने में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की इकसाम बयान करें और उनकी अहमियत। तो इसका आंसर पेज नंबर 125 पर है, तो वो कहते हैं पेज नंबर 125 पर। तो इस जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर इधर से शुरू होकर इधर तक कंप्लीट होगा एंड पर, ठीक है। चलिए मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बैक्टीरिया में और यीस्ट में, हमीर में जो पैराविक एसिड है वो फर्दर ब्रोकन डाउन हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। और इस टाइप की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो पैराविक एसिड है C3H4 and O3 ये कन्वर्ट हो गया इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके दौरान स्केलेटल मसल में, ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस जगह पर होती है, ये इंसान के स्केलेटल मसल और दूसरे जो एनिमल के स्केलेटल मसल है उसमें होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैराविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, पैराविक एसिड कन्वर्टेड हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इस किस्म की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने 4 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग को अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगा हमारा 4 वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की। आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ अरेबिक रेस्पिरेशन। अरेबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसको आउटलाइन करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 126 और 127 पर है। तो मूव करते हैं फॉलोइंग पेजेस पर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 127 पर इधर से लेकर पेज नंबर 127 तक इधर तक है। तो स्टूडेंट्स, मैं जरा इसको शुरू से जरा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए इसको रिवाइज कर देती हूँ। चले, यानी तमाम सारे रेस्पिरेशन को समझने के लिए हम अरेबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे। यहाँ जो अरेबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म है उनमें 3 स्टेप्स हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले नंबर हम समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पहले स्टेप में जो ग्लूकोज और 6 कार्बन वो कन्वर्ट हो जाता है 2 पाराविक एसिड में। 2 पाराविक एसिड में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और इस अमल में 2 पाराविक एसिड में तब्दील हो जाता है 2 NAD और 2 NADH के साथ। इस प्रोसेस में टोटल 4 ATP जो है रिलीज होती है। तो ये है मेन कंसेप्ट हमारा ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें ऑक्सीजन मुहैया नहीं होता। ठीक है, इसमें क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पिरेशन है। चलिए अब रिवाइज कर देती हूँ मैं क्रब साइकिल को। जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है पाराविक एसिड का, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव हो जाता है। यहाँ जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है उसे हम क्रब साइकिल कहते हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था सर चार्ल्स हान, उसने क्रब साइकिल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब मैं जरा इसको आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। ठीक है, अब आता है जो पाराविक एसिड है, पाराविक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोई एंजाइम में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और NADH के साथ। ठीक है, पहले क्या था, जब पाराविक एसिड था ना तो CoA था और NAD था। ठीक है, जब पाराविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ तो ये जो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और NAD से NADH बन गया। अब क्या होगा, जब ये एसिटाइल कोए ये कंप्लीटली ऑक्साइड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाएगा तो ये ADP से ATP बनाएगा और क्रब साइकिल बन जाएगा। और जो एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल्स है वो भी बनाएगा, जैसे कि FADH2 और NADH। ठीक है, अब मैं रिवाइज कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ये जो स्टेप होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जी में होता है। इसमें जो NADH है वो बैक चेंज होता जाते हैं NAD में और FADH2 रिलीज बैक चेंज होता है FAD में। ठीक है, इस प्रोसेस में और इसमें क्या होता है, जब ये रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरती है तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है, उनकी एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। अब जरा डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ कि NAD बैक चेंज होगा जाएगा, NADH बैक चेंज होगा NAD में और FADH2 बैक चेंज होगा FAD में। ठीक है, इस प्रोसेस में और इसमें क्या होता है, जब ये रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरती है तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है, उनकी एनर्जी ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाते हैं। अब जरा डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है कि NAD बैक चेंज होगा जाएगा, NADH बैक चेंज होगा NAD में और FADH2 बैक चेंज होगा FAD में। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 3 ATP जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे ना, तो फिर ये 3 ATP बन जाएंगे और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और ये जो हाइड्रोजन H2 है ना, वाटर उसकी शक्ल में रिलीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसमें 2 ATP से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो फिर क्या होगा, 2 ATP बन जाएंगे, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और H2O यानी वाटर को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपने समझ लिया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कंपेयर द प्रोसेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है, अमल है, उनका मवाजना करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 129 पर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 129 पर। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल है इधर से लेकर इधर तक कंप्लीट इसका आंसर है इस लॉन्ग क्वेश्चन का। अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या जो है अमल है और रेस्पिरेशन में ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है हमारे पास ये कैटाबॉलिक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक क्यों है भला, ये एनाबॉलिक
इसीलिए है क्योंकि इसमें छोटी मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि रिस्पिरेशन में बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल बन जाता है, तो इसलिए ये कैटाबोलिक है। ठीक है, एनर्जी कैसे स्टोर होती है? फूड एनर्जी में एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती है, जबकि रिस्पिरेशन में एनर्जी फूड से ट्रांसफर हो जाती है, एटीपी की शक्ल में स्टोर होती है। ठीक है, ये इनको इन प्रोसेस को रिस्पिरेशन को और फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कौन से जो जानदार है वो कैपेबल होते हैं, वो उसके काबिल होते हैं इनको करने के लिए। कुछ बैक्टीरिया करने के लिए काबिल होते हैं, कुछ एल्गी और तमाम प्लांट्स। ठीक है, the organisms that are autotroph and compete with their own food and they have cell wall made of cellulose. They are autotroph organisms and they are capable for do the process of photosynthesis. यानी जो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफ वो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कैपेबल होते हैं, जबकि रिस्पिरेशन को तमाम ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें नाम ये फर्क है कि इसमें जी ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, यहाँ ऑटोट्रॉफ इंसान तो हर वक्त करता रहता है रिस्पिरेशन, क्योंकि इंसान हर वक्त। रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन वो अमल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन ऑब्जर्व किया जाता है। तो बिल्कुल प्लांट भी करते हैं, प्लांट रात के वक्त ये अमल करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पिरेशन करता है। अब देखिए ये कहाँ पाई जाती है? जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, सिर्फ ग्रीन हिस्से में, जबकि जो रिस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है सेल की। देखिए टाइम ऑफ ऑकरेंस ये किस वक्त होता है? ये डे टाइम होते हैं, सिर्फ डे टाइम होता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होता है और ये लाइट की मौजूदगी में होता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन है वो तमाम वक्त होता है, क्योंकि इंसान चाहे रात में हो या चाहे दोपहर में सांस से हर वक्त लेते हैं ना, तो इसका मतलब रिस्पिरेशन इंसान हर वक्त करता है। तो फिर से हमारे पास हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा जो 8 वाला चैप्टर है एनर्जेटिक्स वो भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपने इस चैप्टर की तमाम चीजें समझ ली होंगी, यानी मैंने हर चीज अपलोड कर दी, एक एक चीज पिछले तमाम चैप्टर्स की अपलोड कर दी है, डायग्राम्स भी कंप्लीट तौर पर अपलोड कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप तो आपने ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है, तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स आज से इतना ही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।